Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 3, Block 4, MPCE 012, that is MAPC second year students who have opted for clinical psychology. This video is for you guys. We are going to complete this unit in two parts. This is part 1, and videos which are connected to this unit, you will get their link in the description section. So kindly check the description section for remaining parts. So today's topic is thematic A perception test. थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट क्या है, इसके डिटेल्स क्या होते हैं, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी क्या है, एप्लीकेशंस क्या हैं, वो सब हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं. सो थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट की बात करें तो ये एक तरह का प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल एनालिसिस है जो हम जनरली इंसान के अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है उसको पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं. सो हम बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं पर्सन के बारे में, जैसे कि उसकी ट्रू पर्सनैलिटी क्या है, वो उसकी कैपेसिटी क्या है इमोशनल कंट्रोल करने की, एंड जेंडर रोल्स के बारे में उसका क्या बिलीफ सिस्टम है, वो रेशियल है या नहीं है, रिलीजियस एटीट्यूड कैसा है, इंटीमेसी के बारे में क्या सोचता है वो, उसकी वेल्थ पावर, इस बारे में भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं. इसके अलावा उसका जो एटीट्यूड है एवरीडे लाइफ में, जिस तरह का वो एटीट्यूड रखता है हर एक आस्पेक्ट में, उसके बारे में भी हमें इससे पता चल जाता है. और हर एक आस्पेक्ट का मतलब जैसे मैंने बताया, वेल्थ पावर, जेंडर रोल्स, रेशियल, रिलीजियस एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें. ये रॉर्शे इंकब्लॉट टेस्ट जो हमने सीखा था प्रीवियस वीडियो में, उससे काफ़ी सिमिलर होता है क्योंकि दोनों ही प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं एंड दोनों में ही हम सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं एम्बिगुअस इमेजेस की हेल्प से. एम्बिगुअस मतलब कंफ्यूजिंग, अजीब सी, जिसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, ऐसी इमेजेस को हम एम्बिगुअस कहते हैं, जो क्लियर नहीं होती है. सो थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट जो होता है, ये सब्जेक्ट को हम बहुत सारी पिक्चर्स दिखाते हैं जो कुछ ना कुछ करने में एंगेज्ड हैं. मतलब वो पिक्चर में आप देखेंगे कि कुछ ऐसी अजीब सी चीज़ पिक्चर में कर रहे होते हैं सारे जो भी कैरेक्टर दिखाए गए होते हैं, जिसका कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा होता है, ना तो वो एंड होता है ना स्टार्ट होता है. सो वो जो पिक्चर होती है उसमें दिखा के हम सब्जेक्ट से पूछते हैं कि वो क्या इस पिक्चर के ऊपर कोई स्टोरी बना सकता है, इंटरेस्टिंग स्टोरी डेवलप कर सकता है. तो सब्जेक्ट को हम एनकरेज करते हैं कि वो जितना डिटेल में अपनी स्टोरी बना सकता है उतनी बनाए. जैसे कि हम उसको बोल सकते हैं कि पिक्चर में क्या हो रहा है वो बताए, एंड देन इसके ये जो पिक्चर में दिखाया है ये कौन से ऐसे इवेंट हुए हैं जिसकी वजह से ये पिक्चर हुई है, एंड देन इसके बाद ये जो पिक्चर है इसके बाद अब आगे क्या होगा ये बताए. एंड देन जो कैरेक्टर्स हैं उस पिक्चर में वो किस तरह क्या बिहेव कर रहे हैं, क्या एक्ट कर रहे हैं, और उनकी फीलिंग्स क्या है जब ये पिक्चर आप देख रहे हो. सो ऐसे क्वेश्चंस हम अपने सब्जेक्ट से पूछते हैं पिक्चर दिखा के. जो अब जो रिजल्ट आएगा वो उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, मतलब जो एक इंसान ने बोला है वो ही सब लोग बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है. सो जो भी आंसर्स होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन से ही रिलेटेड होते हैं जो भी स्टोरी बनती है या उसके बारे में बोला जाता है. सो इसमें कोई फॉर्मल स्कोरिंग भी नहीं है हमारे पास कि हम एक स्कोरिंग सिस्टम को फॉलो करें. सो डिफरेंट डिफरेंट स्कोरिंग सिस्टम ज़रूर हमारे पास हैं, अवेलेबल हैं. सो अगर आप स्टोरीज़ को ध्यान से देखेंगे किसी सब्जेक्ट की तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी. स्टोरीज़ क्यों टर्म यूज़ किया, क्योंकि अलग अलग कार्ड्स के लिए अलग अलग स्टोरी बनाई जाएगी. सो हमें पता चलता है सब्जेक्ट की पर्सनैलिटी के बारे में, उसके इमोशनल कंट्रोल कैसे हैं, उसका एटीट्यूड कैसा है एवरीडे लाइफ में, वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं. सो कभी कभी कंपनीज भी ये टैट टेस्ट को यूज़ करती हैं और ये पता लगाने के लिए कि जो एम्प्लॉई है वो उसमें वो पोटेंशियल है जो रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर जॉब को निभाने के लिए. सो टेस्ट से हमें उसकी पोटेंशियल्स के बारे में पता चल जाता है कि वो उस पोजीशन में सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं रहेगा, वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स पे कैसे रिएक्ट करेगा. ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है. क्या वो उस जॉब के लिए, उस एटमॉस्फेयर में वर्क करने के लिए फ़िट है कि नहीं है, कंपनी के लिए सही एटीट्यूड कैरी करता है कि नहीं करता है, वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है. सबसे पहले टेट टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया था 1935 में क्रिस्टीना मॉर्गन एंड हेनरे मुर्रे ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में. सो जो ये ज़्यादातर प्रोजेक्टिव
टेस्ट्स में ये एक बहुत पॉपुलर टेस्ट माना गया है। और रॉर्शे टेस्ट में जैसा होता था कि हम साइंटिफिकली हमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता साइंटिफिक स्टैंडर्ड के लिए, हम बहुत अभी भी वेट कर रहे हैं रॉर्शे टेस्ट के, वैसे ही लेकिन टेट में ऐसा नहीं है। टेट में साइंटिफिक कम्युनिटी काफ़ी सपोर्ट करती है टेट टेस्ट को, एंड ये मोरेस की जो थ्योरी ऑफ नीड्स है उस पर बेस्ड है। सो टेट के जो ऑथर्स हैं वो कंजर्वेटिव है अपने इवेलुएशन में, एंड वो साइंटिफिक आउटलुक भी रखते हैं। सो अगेन अगर हम बताएं, इसका डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं है, मतलब टैट में टैट को यूज़ करके आप किसी डायग्नोसिस पे नहीं पहुंच सकते क्लाइंट के। एंड ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमें ज़रूर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। तो पहले तो ये जब यूज़ होता था तो ये नॉन क्लिनिकल यूजेस होते थे, बट आप इसको क्लिनिकल वे में भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन अगर आप देखें तो इसमें 28 ह्यूमन नीड्स जो हैं उसके बारे में मेंशन किया गया है, इंक्लूडिंग उनका डोमिनेंस, एफिलिएशंस, उनकी नीड्स, उनका नीड फॉर अचीवमेंट, इसके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है। सो बहुत सारी स्टडीज़ में टैट को इंक्लूड किया गया है, जिसमें टैट की इम्पोर्टेंस को भी मेंशन किया गया है। तो ये जो नीड अचीवमेंट होती है ना, या हम बोलेंगे मेजर ऑफ अचीवमेंट नीड, वो उसको भी हम टैट से चेक कर सकते हैं। जैसे कि पेरेंटल परसेप्शन, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस, पेरेंटल एटीट्यूड अपने ऑफस्प्रिंग के तरफ, वो सारी चीज़ें टैट से हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। इवन इसमें कोई स्टूडेंट के बारे में अगर वो एकेडमिक अचीवमेंट के लिए ट्राई करता है तो उसकी वो किस तरह से हाई स्कोर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, किस तरह से आगे वो सोसाइटी में सेट हो पाएगा, सोशल पोजीशन कौन सी होगी, इकोनॉमिक पोजीशन उसकी कैसी होगी, अचीव कर पाएगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी हम टेस्ट से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो ये ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, और रॉर्शैक टेस्ट जो है उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है एंड लेस एम्बिगुअस है, मतलब ज़्यादा कम कंफ्यूजिंग है, या रेंडम सा नहीं है ये। जैसे रॉर्शैक टेस्ट का हमने देखा था कि रॉर्शैक टेस्ट जो था थोड़ा कंफ्यूजिंग सा था, ये ऐसा नहीं है। इसमें जो पिक्चर्स हैं वो कुछ सीन्स डिपिक्ट करती हैं। जैसे रॉर्शैक टेस्ट की अगर आप बात करें तो उसमें इंक ब्लॉट का कुछ पिक्चर बनती थी जो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी होती थी, इसमें इतना अजीब नहीं है। 30 पिक्चर्स हैं इसमें टोटल, और एक ब्लैंक कार्ड है, तो यानी कि टोटल कितने हुए 31। इसके बारे में मैंने प्रैक्टिकल में भी वीडियो डाला है, तो आप वो भी वॉच कर सकते हैं, और इसकी स्कोरिंग कैसे करते हैं वो भी मैंने बताया है। सो जो स्पेसिफिक कार्ड्स डिज़ाइन किए गए हैं इसमें, मेल्स के लिए अलग किए गए हैं, फीमेल्स के लिए अलग, एल्डर्स के लिए अलग एंड यंग वंस के लिए अलग किए गए हैं। सो कुछ ही कार्ड जो होते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स को हम दे सकते हैं। जैसे कि कार्ड नंबर 1 इसमें, ये अगर आप देखेंगे तो इसमें एक बच्चा दिखाया गया है जो ढंग से ड्रेस्ड है, और इसके सामने गिटार रखा हुआ है, वायलिन रखा हुआ है, नॉट गिटार। सो जो वायलिन है, अब इसके बारे में अगर हम सब्जेक्ट को देते हैं और पूछते हैं कि आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है और ये ऐसा क्यों बैठा है, तो जो सामने वाला है वो अपने हिसाब से उसके बारे में बात करेगा, तो हमें उसके मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, मेंटल स्टेटस के बारे में बहुत चीज़ें पता चल जाएंगी। नाउ बैलक के बारे में बात करें, बाकी के जो हैं उन्होंने टैट कार्ड्स जो हैं उसके डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं, और उन्होंने जो डिस्क्राइब किया है कार्ड के बारे में उससे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है कि एक्चुअली ये कार्ड को हम किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, मतलब सब्जेक्ट को जब आप देंगे तो कैसे कैसे जाना है। सो इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे तरीके हैं। टिपिकली ये बच्चों पे भी हम यूज़ कर सकते हैं टेट टेस्ट को, एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट्स इन सब पे यूज़ कर सकते हैं। जो ओरिजिनल मैनुअल है जो मुरे ने बनाई थी, उसमें स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, बट जो जितने भी हमारे पास मैनुअल्स हैं जिसमें इसके स्कोरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, उन सब में जो कॉमन चीज़ आपको दिखाई देगी वो ये चीज़ें हैं कि जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, द क्लाइंट इज टू मेक अप एन इमेजिनेटिव और ड्रामेटिक स्टोरी। क्लाइंट को एक ड्रामेटिक या इमेजिनेटिव स्टोरी बनानी ही पड़ेगी। सेकंड, द स्टोरी इज टू बी इंक्लूडेड व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट लेड टू व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट विल हैपन। सो उस स्टोरी में ये ज़रूर बताना है क्या हो रहा है उस पिक्चर में, और किस वजह से ऐसा हो रहा है, और आगे क्या होगा। ये तीनों चीज़ें हमें बताना ही
सब्जेक्ट को बोलना ही पड़ेगा कि उसको इसके ऊपर मेंशन करें. देन फाइनली इट शुड इंक्लूड व्हाट द स्टोरी कैरेक्टर्स आर फीलिंग एंड थिंकिंग, और स्टोरी कैरेक्टर क्या महसूस कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं. ये 3 पॉइंटर्स तो आने ही चाहिए, आप चाहे कोई भी स्कोरिंग का स्केल यूज़ कर रहे हो. सो नाउ फिर जब एग्जामिनर इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा होता है, तो उसको और भी चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, जैसे कि कितना टाइम ले रहा है आपका सब्जेक्ट. जब वो स्टोरी बना रहा है या स्टोरी स्टार्ट करता है लिखना, तो वो कितना टाइम ले रहा है. और एग्जामिनर को बहुत ज़रूरी है कि जो भी स्टोरी बता रहा है आपका सब्जेक्ट, उसको एक्यूरेटली नोट नोट करे. और उसके जो रेस्पॉन्सेज है, जो बिहेवियरल रेस्पॉन्सेज भी अगर आपको दिख रहे हैं, जैसे लाफ्टर हो गया, फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, सो ये वाली चीज़ें भी आपको नोट डाउन करनी है. इवन अगर आपका सब्जेक्ट आपको परमिट करता है, तो यू कैन रिकॉर्ड ऑल्सो, आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप रिकॉर्ड करते हो, तो आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा हिचक जाता है, वो आपको सही से आंसर नहीं बता पाएगा या कॉन्शियस हो जाएगा. तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. अगेन, रिसेप्शन टाइम एक टर्म आया है. सो आपको रिसेप्शन टाइम मतलब टाइम इंटरवल जो है बिटवीन इनिशियल प्रेजेंटेशन ऑफ द कार्ड एंड द सब्जेक्ट्स फर्स्ट रेस्पॉन्स. सो उसने जो पहला रेस्पॉन्स दिया है और जब आपने कार्ड उसको दिया था, उस बीच में क्या टाइम लैप्स हुआ है ना, उसको भी आपको रिकॉर्ड करना होगा. नाउ एग्जामिनर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें भी डिपेंड करती है कि वो सब्जेक्ट की और क्या चीज़ें नोटिस कर पा रहा है, जैसे कि सब्जेक्ट को क्या मुश्किल हो रहा है कार्ड को समझने में, या स्टोरी इलिसिट करने में, अपने नीड्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, थीम्स जो हैं उसके बारे में वो क्या बोल रहा है, या एबनॉर्मली ज़्यादा रिएक्शन टाइम ले रहा है. सो ये वाली चीज़ें नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है एग्जामिनर को. जो रिएक्शन टाइम होता है बेसिकली वो बहुत इसमें इन्होंने बताया है कुछ एग्जांपल देके. फॉर एग्जांपल लिखा है ना, तो ज़रूरी नहीं है अगर फॉर एग्जांपल लिखा है तो आप सब जगह इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे. ये इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि प्रोबेबली ऐसा हो सकता है. सो अगर ज़्यादा टाइम निकल रहा है, तो उसकी हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं उस कार्ड में, ऐसा कुछ बता रहा है आपका सब्जेक्ट. तो आपको ध्यान रखना है कि वो किस तरह इस एरिया में उसको ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, ये हमें पता चल जाएगा जब वो इस तरह से करेगा. फिर देन इसके बाद का जो फेज़ होता है उसको बोलते हैं इंक्वायरी फेज़. इंक्वायरी फेज़ में हम क्या करते हैं, एग्जामिनर जो है, अ, आप है या एग्जामिनर है, तो एग्जामिनर जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेगा क्लाइंट से, उसकी स्टोरीज से. और बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ होते हैं जो एग्जामिनर यूज़ कर सकता है, जैसे कि क्लाइंट से पूछना कि क्या मोस्ट प्रिफर्ड कार्ड उसका कौन सा है, लीस्ट प्रिफर्ड कार्ड्स कौन से हैं. ये वाली चीज़ें भी पूछताछ की जा सकती है. नाउ कमिंग टू पुल ऑफ टैट कार्ड्स. सो टैट कार्ड्स जो होते हैं वो एक टिपिकल रेस्पॉन्सेज जो होते हैं सब्जेक्ट के, वो हमें पता चलते हैं उससे. सो इसको कहते हैं पुल ऑफ द कार्ड, कि किस तरह से वो सब्जेक्ट रेस्पॉन्ड कर रहा है किसी कार्ड के लिए. सो जो पुल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है टैट रेस्पॉन्स में. सो टैट कार्ड्स जो होते हैं वो वुड कट्स से बने होते हैं या फिर दूसरे आर्ट मीडिया के बने हुए होते हैं, इसीलिए उसमें बहुत सारी आपको शेडिंग नज़र आएगी या डार्क पैचेस नज़र आएंगे. और वही एक डिस्टिंग्विशेबल डिटेल होता है उस पिक्चर में. जब आप देखते हो उस कार्ड में, तो क्यों इतना वो डार्क डार्क्स और इस तरह की अजीब अजीब सी शेड्स है, क्योंकि ये इस तरह के बने होते हैं. तो बहुत सारे जो कार्ड्स होते हैं वो बहुत सारी स्टोरीज बताते हैं, क्योंकि वो बहुत ग्लूमी से होते हैं एंड मेलनकॉलिक भी होते हैं. तो मेलनकॉलिक है तो वो अगेन उससे बहुत सारी चीज़ें आपको सब्जेक्ट से निकल के आ सकती है. नाउ कमिंग टू स्कोरिंग, अगर आप स्कोरिंग की देखें तो अगेन पर्सनालिटी थ्योरी पे बेस्ड होती है इसकी स्कोरिंग. पर्सनालिटी थ्योरी की हेल्प से हम उसका बिहेवियर नोटिस करते हैं, एंड साइकोबायोलॉजिकल या एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स भी पता लगा सकते हैं. सो इसकी जो नीड्स है पर्सन की, वो भी हमें पता चल जाती है, जैसे कि बायोलॉजिकल नीड्स हो गई, जैसे कि फूड की नीड हो गई, साइकोलॉजिकल हो गई, और बाकी कुछ नीड फॉर अचीवमेंट है, तो ये वाली चीज़ें हमें पता चल चल सकती हैं. इवन जो एनवायरमेंटल फोर्सेस हैं उसके बारे में पता चल जाता है. एनवायरमेंटल फोर्सेस को हम प्रेस के नाम से जानते हैं, प्रेस वर्ड से इंडिकेट करते हैं कि उसके प्रेसेस क्या हैं, यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको असर डालते हैं, उस पर इम्पैक्ट डालते हैं सब्जेक्ट पे. सो जो स्टोरीज इंडिविजुअल बताता है इन कार्ड्स को देख के, तो उसके नीड्स एंड प्रेसेस के बारे में हमें
उससे पता चल सकता है। और उसके और जो भी वो नीड्स एंड प्रेसेस हैं वो ऑब्जेक्टिव होंगी। सो ऑब्जेक्टिव सेंस में भी हमें पता चल सकता है एंड उसके सब्जेक्टिव सेंस में भी पता चल सकता है, मतलब कि वो पर्सन अपने लेवल पे किस तरह से चीज़ों को देखता है, परसीव करता है। बहुत सारी मैनुअल्स अवेलेबल हैं इसकी स्कोरिंग के लिए। अगेन स्कोरिंग जो है वो एग्जामिनर की खुद की स्किल पे भी डिपेंड करता है कि उसकी क्लिनिकल स्किल्स कैसी है, उसकी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स कैसे है। सो उसके बेसिस पे ही वो स्कोरिंग कर पाता है। अदरवाइज जितने भी मेथड्स हैं टैट इंटरप्रिटेशन के, उसमें कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे कि हीरो कौन है उसमें, नीड्स क्या है, प्रेस क्या है, थीम्स क्या है और आउटकम्स क्या है, इन चीज़ों पे हम वर्क करते हैं। सो वन बाय वन हम समझेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे कि हीरो की बात करें तो उसमें जो मेन कैरेक्टर के बारे में बार बार सब्जेक्ट जिक्र कर रहा है, उसको हम हीरो मानेंगे। एंड स्टोरी ना उसी कैरेक्टर के आसपास घूमेगी, तो वो हीरो हो जाएगा। नाउ नीड्स क्या होंगी? नीड्स मतलब कि वो अपने इसमें मोटिव्स क्या बता रहा है, हीरो के क्या नीड्स है, हीरो की मोटिव्स क्या है। तो जो कैरेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उस स्टोरी में, जो हीरो का रोल प्ले कर रहा होगा, एंड फिर उसके मोटिव्स एंड नीड्स को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। सो कितने ड्यूरेशन तक उसने किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में मेंशन किया है, उसकी इंटेंसिटी क्या है या फ्रीक्वेंसी क्या है नीड्स के बारे में मेंशन करने की, तो वो हमें नीड्स की तरफ इशारा कर देती है। अगेन जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनको हम प्रेसेस कहते हैं। सो एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में भी वो कितनी बार मेंशन कर रहा है, अगेन उसकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन क्या है, उससे हमें उसके प्रेसेस के बारे में पता चल जाएगा। एंड देन थीम क्या है, क्या उसमें उसने हीरो को डिप्रेशन में बताया है या क्या कुछ किस तरह की चीज़ बता रहा है वो। कोई एक पर्टिकुलर चीज़ उठा के समझ में आ रही है तो वो हमें थीम पता चल जाएगी। एंड देन आउटकम क्या बता रहा है, फेलियर है कि सक्सेस है, क्या बता रहा है, तो उससे हमें स्टोरी का जो एंड होता है वो किस तरह से कर रहा है, क्लाइमैक्स कैसे दे रहा है। सो उससे हमें आउटकम्स के बारे में पता चल जाएगा। तो जो हम टैट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके एनालाइज करते हैं तो वो इम्प्रेशनिस्टिक होते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव इंट्यूटिव अप्रोच होती है इसमें। और रिपीटेटिव थीम्स इसमें दिखाई देंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आएंगे, स्लिप ऑफ टंग्स पे आपको नोट डाउन करना है। देन इमोशनल कंट्रोल कितना है उसका, उस पे उसे नोट डाउन करना है। सीक्वेंस ऑफ स्टोरी किस तरह से जा रही है, ये वाली चीज़ें भी हमें स्कोरिंग के लिए यूज़फुल होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। सो इंटरप्रिटेशन कभी भी हम अंधाधुंध नहीं कर सकते। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो क्लाइंट से मिली है उसी के बेसिस पे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। ना अगर हम यूटिलिटी देखें टैट की, कि जब स्कोरिंग प्रोसीजर जब हम यूज़ करते हैं, सो ये क्लिनिशियन का खुद का टैलेंट कितना, वो कितना सेंसिटिव है चीज़ों को लेकर जब वो सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो हमारा जो ये जेंडर आइडेंटिटी कैसी है वो उसको भी आप चेक कर सकते हो। फिर अचीवमेंट, मोटिवेशन, ये वाली चीज़ें भी आप चेक कर सकते हो। सो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि रीसेंट एक एग्जांपल है कि स्कोरिंग सिस्टम जो डिज़ाइन किया गया था, वो किस तरह से था, कैसे इंसान अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। फिर हर एक जो कार्ड है उसमें कार्ड का स्कोर अलग से भी आप कर सकते हैं, सब सब स्केल से भी स्कोर्स निकाल सकते हैं, एंड ओवरऑल स्कोर्स भी आप निकाल सकते हैं। तो एग्रीगेशन से आप स्कोर का पूरा डिटेल पता लगा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डज द टैट मेजर। टैट क्या मेजर करता है? टैट की जो स्टोरीज होती है वो एक तरह से सब्जेक्ट के वर्बल बिहेवियर को बता देती है, मतलब उसको कितनी नॉलेज है, वो कितना फ्लुएंट है किसी लैंग्वेज में, या उसकी कैपेसिटी कैसी है सो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की, या उसकी कॉग्निटिव एस्पेक्ट में भी हम उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। पर्सन की इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो पहली चीज़ जो हमें टैट स्टोरी से पता चलती है वो क्या पता चलती है, सब्जेक्ट का वर्बल बिहेवियर कैसा है। जो उस इन सारी चीज़ों से हमें पता चल जाता है। दूसरा हमें ये पता चलता है कि पर्सन की कोपिंग रिसोर्सेज क्या है, उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी है ना, उसके इंसाइट कैसा है, वो हमें पता चल जाता है। और क्या पता चल सकता है, और हमें पता चल सकता है कि इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग किस तरह की है, उसकी नीड्स क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, फीलिंग्स क्या है, ये सारी चीज़ें पता चल सकती है। तो क्लाइंट का जो परसेप्शन होता है वर्ल्ड को लेकर वो भी हमें आइडिया लग जाता है, और इनर साइकोडायनेमिक फंक्शनिंग कैसी है इसके बारे में भी पता चल जाता है। तो वो जो टैट की स्टोरीज हमें मिलेंगी, जो पर्सन ने बना के दिखाई है, उससे हमें पता चलेगा उसके
थॉट ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इमोशनल रेस्पॉन्सिवनेस, साइकोलॉजिकल नीड्स, व्यू ऑफ द वर्ल्ड, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, सेल्फ कंसेप्ट एंड कोपिंग पैटर्न्स, ये वाली चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। हॉल्ट ने और भी चीज़ें पॉइंट आउट की थी कि जो रेस्पॉन्सेज स्टैट में हमें मिलते हैं ना, वो पोटेंशियली अनकॉन्शियस फंक्शनिंग के बारे में हमें बहुत कुछ बता सकती है उस पर्सन के बारे में। एंड वो इसी तरह से है जैसे कि हम ड्रीम एनालिसिस करते हैं, तो ड्रीम में वो कुछ और देख रहा होता है, लेकिन ड्रीम से हमें ये पता चल जाता है कि उसके फियर्स क्या हैं, उसके दिमाग में कौन सी चीज़ें घूम रही हैं। वैसे ही इसमें भी हमें उसके बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। So number of determinants are there that helps us to identify what is going on. So situational context में भी देखना पड़ेगा आपको इस चीज़ को, यानी कि उस टाइम पे जब आपके पास सब्जेक्ट आया, क्या उस एक्सटर्नल फोर्सेस ने उसके मूड को इन्फ्लुएंस किया था। मे बी उस दिन वो खुश नहीं है तो वो नेगेटिव स्टोरी बना रहा है, जिस दिन वो खुश होगा वो दूसरी स्टोरी बनाएगा। तो ये हार्ड एंड फास्ट कुछ ऐसा स्टोरी से हमें बहुत स्ट्रांगली कुछ इंडिकेट नहीं होता है, बट पार्शली ज़रूर हमें इंडिकेशन मिल जाता है पर्सन के बारे में। सो ये कोई कोर्ट मैंडेट नहीं माना जाएगा। सो बहुत सारे फैक्टर्स उसके रेस्पॉन्स पे इंटरफेयर कर सकते हैं। अगेन जब टेस्ट कर रहे हैं तो जिस सिचुएशन में अपने पर्सन को बिठाया है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जिस वजह से पर्सन की स्टोरी जो है वो कुछ और कंक्लूड करेगी जो एक्चुअली नहीं है। सो वो ध्यान रखना है ना। रिलायबिलिटी की बात करें, जैसे मैंने बताया कि रिलायबिलिटी क्या होती है कि उसको बार बार टेस्ट किया जाए और सेम रिजल्ट आए, तो ये कॉम्प्लेक्स मैटर है अगेन स्कोरिंग का, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे वेरिएबल्स के बारे में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, सिंगल वेरिएबल तो है नहीं। सो इसीलिए फिर एग्जामिनर्स उनके ऊपर जब आप ये टेस्ट कर रहे हो तो वो दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं इस चीज़ में, क्योंकि एग्जामिनर के मूड पे भी डिपेंड करता है, एग्जामिनर की अटेंशन पे भी डिपेंड करता है। अगेन दोनों चीज़ें एग्जामिनी के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। तो बहुत सारे अदर आस्पेक्ट भी हैं जिसकी वजह से हम रिलायबिलिटी टेस्ट करना बहुत मुश्किल काम है। एरोन ने भी पॉइंट आउट किया था कि ये रिसर्च टूल हो सकता है, बट देन किसी इंडिविजुअल के बारे में कुछ ऐसा डायग्नोसिस करना इज़ नॉट पॉसिबल हियर। एंड जब भी आप करते हो तो नॉर्मल इंडिविजुअल्स के फैंटेसी को आप चेक कर सकते हो, है ना, और उसके एडॉप्शंस के बारे में चेक कर सकते हो। सो अगेन ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी अडॉप्ट तो हो गया ये टेट टेस्ट जो है, और ये इसीलिए ही हुआ क्योंककि इसकी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी पे भरोसा है लोगों को, इसीलिए तो हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं। सो बहुत तरीके हैं टेट टेस्ट को एनालाइज करने में, जब भी प्रैक्टिशनर्स स्टोरीज को पढ़ते हैं और करते हैं। बट कोई स्टैंडर्ड मेथड अगर हम बोलें कि कोई स्टैंडर्ड मेथड है जिससे हम इसको स्कोरिंग कर सकते हैं, तो देयर इज़ नो सच मेथड, एंड दैट इज़ वाई रिलायबिलिटी फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल काम है। सो टैट कार्ड्स यूनिक है ऑफ कोर्स, एंड इसीलिए ना स्प्लिट हाफ या ना पैरेलल फॉर्म्स और ना ही टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी इसके लिए वर्क करती है। सब लिमिटेड ही है, अप्रोप्रिएट नहीं है बेसिकली। सो मतलब हमारे पास कोई ऐसा रिलायबिलिटी का टेस्ट ही नहीं है जिसे हम इसकी रिलायबिलिटी टेस्ट कर सकें। सो क्योंकि हमारे जो आउटपुट जो रिजल्ट है वो टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं। कोई इंसान पहले कैसा था और अब कैसा है, उसमें उसके पास थेरेपी हो गई, वो टाइम के साथ ठीक हो गया, या उसका सोच बदल गया, तो फिर आप क्या करोगे? उसने नई स्टोरी बना दी, फिर आप कैसे इसकी टेस्टिंग करोगे? तो टेस्टिंग करना बहुत बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि एक्सट्रानियस सोर्सेज भी हैं, एक्सट्रानियस मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं जो उस के पर्सन की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। सो टेस्ट जो है वो अगेन थोड़ा सा आपको पता ही है कि इसमें स्टोरी बनानी होती है, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा ऐसी चीज़ है जो आप रिजल्ट निकालेंगे तो एकदम से सेम नहीं आएगा। सो सीक्वेंस ऑफ कार्ड्स आप क्या पकड़ा रहे हैं, देन स्कोरिंग प्रोसीजर क्या यूज़ कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या दे रहे हैं, वो सारी भी वेरी करती हैं। दैट इज़ वाई वैलिडिटी की बात करें, अगैन इसकी वैलिडिटी कॉम्प्लेक्स इशू हो गया। रीज़न रीज़न भाई कि सेम कि किस चीज़ को आप निकालना चाहते हैं इससे, आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो वर्बल ने रिव्यू किया था इस इशू को और उन्होंने बोला था कि जो टैट जो है इज़ नॉट वेल सूटेड और यूजफुल फॉर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, डिफरेंट चीज़ों को डायग्नोसिस करने में ये सुटेबल नहीं है। एंड टैट कैन बी यूजफुल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी वेरिएबल्स को ज़रूर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड इन्होंने बोला था कि डिफरेंट रिव्यूअर्स कम टू डिफरेंट कंक्लूजन्स रेंजिंग फ्रॉम द वैलिडिटी ऑफ द टैट इज़
practically nil to valid is impressive एविडेंस फॉर इट्स वैलिडिटी। तो तरह तरह के रिव्यूअर्स जब टेट टेस्ट को करते हैं चेक वैलिडिटी के लिए, तो कई लोग बहुत ही ख़राब बताते हैं वैलिडिटी, कई लोग बहुत अच्छी बताते हैं। सो वैलिडिटी वेरी करती है। तो टैट जो है ये कोई टेस्ट नहीं है जो सेम सेंस में हम हर बारी यूज़ करें जैसे कि इंटेलिजेंस स्केल होता है। ये अगेन ह्यूमन बिहेवियर को ज़रूर टेस्ट कर सकता है या रिफ्लेक्ट कर सकता है। Now coming to last topic of today's video, it's application of TAT। So अगर आप इंडेक्स में देखेंगे तो एप्लीकेशन की जगह उन्होंने ए परसेप्शन टाइप किया हुआ है जो प्रिंटिंग मिस्टेक है। बेसिकली इसकी क्या एप्लीकेशन है, फिर हम कहाँ यूज़ करें एप्लीकेशन, मतलब इसके यूजेस क्या हैं टेट टेस्ट के। सो ये इंडिविजुअल्स पे जब हम करते हैं तो एज अ बैटरी भी कर सकते हैं या फिर कुछ ग्रुप ऑफ टेस्ट भी हम इवेलुएट कर पर्सनैलिटी इवेलुएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो ये पर्सन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है हमें, जैसे कि पर्सन वर्ल्ड को कैसे देखता है, उसका एटीट्यूड कैसा है खुद के लिए और दूसरों के लिए, एंड देन उसके क्या क्या कैसे रिलेशनशिप रहे हैं दूसरों के साथ ये पता लगा सकता है, पेरेंट्स के साथ कैसे रहे हैं, अथॉरिटी फिगर के साथ उसके रिलेशनशिप कैसे हैं, सबॉर्डिनेट्स या फिर रोमांटिक पार्टनर के साथ किस तरह के रिलेशनशिप है, वो हमें पता चल जाता है इस टेस्ट से। सो ये यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो स्टोरीज़ होती हैं जो सब्जेक्ट हमें बताता है वो उसमें एग्जामिनर ये भी पता लगा सकता है कि सब्जेक्ट के वोकल टोन कैसी है, उसका मैनर कैसा है, वो किस तरह का पोस्चर बना रहा है, कितना हेसिटेंट है, उसके इमोशनल रेस्पॉन्सेज कैसे हैं स्टोरी पिक्चर को देखते हुए, एंड देन जो आर्टिस्टिक स्टाइल है पिक्चर की उसके ऊपर वो क्या कमेंट करता है, क्या वो रेस्टलेस फील करता है या अनईजी फील करता है पिक्चर्स को देख के, वो भी मैटर करता है। नाउ टैट जो है ये जनरली इंडिविजुअल असेसमेंट के लिए यूज़ होता है, एंड बहुत सारी फील्ड्स में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ स्किल्स को हम टेस्ट करना चाहते हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है जिस जॉब में उसको वो हैंडल कर पाएगा सब्जेक्ट या नहीं, उसमें हम ये टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे लॉ एनफोर्समेंट, मिलिट्री लीडरशिप पोजीशंस, रिलीजियस मिनिस्ट्री हो गई, या एजुकेशन हो गया, या डिप्लोमेटिक सर्विसेज हो गई, यहाँ पे स्ट्रेस बहुत होता है, एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड किस तरह से आप सिचुएशन को नोटिस कर रहे हो या देख रहे हो, वहाँ पे टेट टेस्ट बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है, जहाँ हम फिल्टर कर सकते हैं कि कौन इस जॉब के लिए एलिजिबल है कौन नहीं है। अगेन ये और भी जगह पे यूज़ हो सकता है, जैसे मेंटल डिसऑर्डर के बारे में हमें ऑलरेडी पता है, सपोज किसी का डायग्नोसिस हो चुका है, नाउ अब उस पे ठप्पा लगाने के लिए ये टेस्ट यूज़ हो सकता है। मतलब ऑफन हम किसी इंडिविजुअल पे ये टेस्ट लगा के और क्लैरिटी से इंश्योर कर सकते हैं कि हाँ उसका ये डायग्नोसिस है। और ये फॉरेंसिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ हो सकता है, यानी कि जनरल एटीट्यूड किसी पर्सन का क्या है वायलेंट क्राइम्स के लिए, या उसका मोटिवेशन क्या था क्राइम करते हुए, ये चीज़ भी हम पता लगा सकते हैं टेट टेस्ट से। सो अगेन अगर आप रिपीटेडली किसी इंडिविजुअल के ऊपर इस चीज़ को यूज़ करते हो, टेट टेस्ट को यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए कि वो उसमें कितनी प्रोग्रेस आई है साइकोथेरेपी के बाद, तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो फिर ये थेरेपिस्ट को हेल्प कहाँ करेगा, ये पता करने के लिए करेगा कि अगर ट्रीटमेंट वर्क नहीं कर रहा तो क्यों वर्क नहीं कर रहा, कहाँ पे ब्लॉकेजेस आ रही है, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। अगेन ये फ्रीक्वेंटली रिसर्चेस में भी यूज़ होता है टेट टेस्ट, ह्यूमन पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स को नोटिस करने के लिए, नीड्स एंड फॉर अचीवमेंट इसको चेक करने के लिए, फियर्स ऑफ फेलियर, हॉस्टिलिटी, एग्रेशन, इंटरपर्सनल ऑब्जेक्ट रिलेशंस, इसके ऊपर भी यूज़ होता है। अब यहाँ पे एक टर्म आया है ऑब्जेक्ट रिलेशंस। ऑब्जेक्ट रिलेशंस एक थ्योरी भी थी अगर आपको याद हो। सो ये जो फ्रेज़ है ऑब्जेक्ट रिलेशंस, ये साइकियाट्री एंड साइकोलॉजी में यूज़ होता है रिफ़र करने के लिए कि पर्सन जो है वो रिलेशनशिप को कैसे इंटरनलाइज कर लेता है दूसरों के साथ, और कैसे उसकी इमोशनल टोन रहती है किसी रिलेशनशिप में। सो बेसिकली इंसान अगर अपने बचपन में किसी अटैचमेंट फिगर से डिटैच हो जाता है या उनके साथ ठीक से उसके रिलेशनशिप नहीं होते हैं, तो वो उस रिश्ते को आगे तक लेके जाता है, मतलब अपनी रोमांटिक रिलेशनशिप में भी वहाँ पे एक्सपोज करने लगता है या एक्सप्रेस करने लगता है। सो यहाँ पे इन्होंने यही बताया है कि जो रिसर्च है ऑब्जेक्ट रिलेशंस की टैट इन्वेस्टिगेशन को यूज़ करते हुए, तो डिफरेंट टॉपिक्स पिक करते हैं हम, जैसे कि नंबर 1, द एक्सटेंट टू विच पीपल आर इमोशनली इन्वॉल्व इन रिलेशनशिप विद अदर्स। ये टैट टेस्ट में पता चल जाता है कि इमोशनली इंसान रिलेशनशिप में कितना इन्वॉल्व है। दूसरा, देयर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, उनकी वो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप
को कितने अच्छे से समझ पाता है, उसकी कितनी एबिलिटी है, ये भी हम टेट टेस्ट से पता लगा सकते हैं. एंड again their ability to distinguish between their viewpoint on a situation and the perspectives of others involved. So वो किस तरह से उनकी एबिलिटी है उनकी डिस्टिंग्विश करने का कि दूसरे किस तरह से परसीव करते हैं वो किस तरह से किसी सिचुएशन को परसीव करता है. एंड देन नेक्स्ट इज देयर एबिलिटी टू कंट्रोल एग्रेसिव इम्पल्सेस, वो किस तरह से अपने एग्रेसिव इम्पल्सेस को कंट्रोल करता है. सेल्फ एस्टीम इशू एंड पर्सनल आइडेंटिटी इश्यूज, इसके ऊपर भी हम टैट टेस्ट को यूज़ करके स्टडी कर सकते हैं. सो एक रीसेंट स्टडी हुई थी जिसमें हमने टैट टेस्ट को कंपेयर किया था उस ग्रुप में जिनमें साइकियाट्रिक इनपेशेंट डायग्नोसिस था डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का, और उनमें जो नॉन डिसोसिएटिव इनपेशेंट्स थे. सो दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप था, उन दोनों के रिस्पॉन्सेज किस तरह के थे, उसको चेक करने के लिए भी हमने टैट टेस्ट को यूज़ किया है. तो ये इसकी एप्लीकेशंस है, फोरेंसिक में यूज़ हुआ है ना. कुछ डिफ़िकल्ट जो जॉब्स होते हैं उनमें एनालाइज करने के लिए मेंटल हेल्थ या किस तरह से इंसान परसीव करता है स्ट्रेस को, वो चेक करने के लिए यूज़ होता है. देन कोई डायग्नोसिस है उसको इंश्योर करने के लिए ये यूज़ होता है. तो बहुत सारी चीज़ें हम टैट टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, या उसकी यूटिलिटी बहुत सारी है. आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा जो टेट टेस्ट के ऊपर था, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें इस वीडियो को. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय बाय.